पिछली बार हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है या और पार्टिकल्स हैं, छोटे पार्टिकल्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं पर अपना वेव कैरेक्टर दिखाते हैं। पार्टिकल कैरेक्टर तो दिखाते ही हैं, वेव कैरेक्टर भी दिखाते हैं। और इसलिए जो वेव पार्टिकल की ड्युअलिटी की जो बात है वो केवल लाइट के लिए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए ही नहीं, बल्कि जो मटेरियल पार्टिकल्स हैं जिसका मास है उनके लिए भी लागू होती है। तो ये डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट्स और डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस, इन सब की हम लोगों ने बातचीत की। तो जो लाइट वेव की तरह बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, उसके इक्वेशंस हम लोग को मोटा मोटा सारे मालूम हैं। जैसे वेव अगर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जैसा लाइट है, तो उसके लिए हम लोग इक्वेशंस लिखते हैं और वो लिखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है वो समय के साथ और स्थान के साथ परिवर्तित होता है, तो वेव के रूप में आगे बढ़ता है। तो अगर एक्स डायरेक्शन में लाइट आ रही हो तो हम उसके लिए जो इक्वेशन लिखते हैं अक्सर वो ऐसा कुछ लिखते हैं, E बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर E0 cos kx माइनस ओमेगा टी, ऐसा कुछ हम इक्वेशन लिखते हैं। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड के लिए B बराबर B0 cos kx माइनस ओमेगा टी, ऐसा हम इक्वेशन लिखते हैं। तो क्या दिखाता है ये वेव दिखाता है। और वेव में क्या क्या दिखाता है ये? पहली बात है क्या चीज़, ये क्या चीज़ है जो वेव की तरह आगे बढ़ रही है, ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मान, जिसका वैल्यू अलग अलग एक्स पर अलग अलग है या अलग अलग टाइम पर अलग अलग है, और वे वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन का उपयोग किया जा रहा है। वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। जिसको आप मेज़र करते हैं वोल्ट पर मीटर में, इसकी यूनिट होती है, जिसको आप मेज़र कर सकते हैं, जिसके प्रभाव आप जानते हैं। फिर जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, अगर ये इक्वेशन है, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है किधर की तरफ वेव किधर जा रही है, तो वो डायरेक्शन जो है वो है एक्स एक्सिस की तरफ है, ये एक्स डायरेक्शन। फिर वेवलेंथ कितना है, वेवलेंथ कितना है, तो वेवलेंथ लैम्डा है। और इस इक्वेशन में अगर देखें तो ये जो k यहां बैठा है, तो इस k के टर्म्स में है ये 2 पाई बाई k, यानी जो k लिखा हुआ है ये वेवलेंथ से रिलेटेड है, 2 पाई बाई लैम्डा, इसको हम लोग k कहते हैं। और इस k को कहा जाता है प्रोपगेशन कांस्टेंट। और अगर आप एक डायरेक्शन भी ऐड कर दें उसमें, जिधर को वेव जा रही है उस डायरेक्शन में और इतने मैग्नीट्यूड का, तो वो जो है उसको आप k वेक्टर लिखते हैं। और वो k वेक्टर बराबर आप ये समझ लो कि 2 पाई बाई लैम्डा तो उसका मैग्नीट्यूड है, और किधर की तरफ, तो उसका जो डायरेक्शन है वो इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, जिधर वेव चल रही है उधर ही की तरफ का यूनिट वेक्टर लगा दीजिए, उधर का डायरेक्शन ले लीजिए, इतना मैग्नीट्यूड कर दीजिए। तो इस k को कहा जाता है प्रोपगेशन वेक्टर, इसको कहते हैं वेक्टर या वेव वेक्टर, बहुत बार इसको वेव वेक्टर भी कहते हैं। और इसी तरह इसमें ये और भी प्रश्न उठा सकते हैं, हमने ये एक प्रश्न उठाया, ये प्रश्न उठाया, वेवलेंथ कितना है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर ओमेगा बाई 2 पाई। ये जो ओमेगा दिख रहा है यहाँ पे, ये ओमेगा है 2 पाई न्यू। तो ये सब सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं जब ऐसा इक्वेशन हम लिखते हैं। अब इसमें आप इस फ्रीक्वेंसी को और वेवलेंथ को तो आप जानते हैं कि क्या इसके अर्थ हैं। ऐसा अगर इक्वेशन है तो इस इक्वेशन में इसको आप मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन कहते हैं, मोनोक्रोमेटिक वेव कहते हैं।
और इस इक्वेशन में अगर आप एक खास समय पे, एक खास टाइम पे, यानी टाइम फिक्स कर दीजिए, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को देखिए कि x की अपेक्षा ये कैसे बदल रहा है, तो उसका आप एक ग्राफ बना सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और x इधर, और फिर आप पाएंगे कि ये कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनेगा, इस प्रकार का एक पीरियोडिक ग्राफ बनेगा। और जब भी हम वेव कहते हैं तो कुछ ऐसा ही दिमाग में घूम जाता है। वो वास्तव में इस जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी जो वैरी कर रही है, वो इस तरफ को है, और जो स्पेस में है वो इस तरफ को है। ऐसा आप बनाते हैं, और बराबर बराबर अंतराल पे ये चीज़ें रिपीट करती हैं सभी जगह पर, वही है वेवलेंथ। और फ्रीक्वेंसी, अगर आप यहाँ पे हमने टाइम फिक्स किया हुआ है, एक ही टाइम पर अलग अलग x रखते जाइए और देखते जाइए E और x में क्या रिश्ता है। ऐसा ही अगर आप x फिक्स कर दें, कुछ इसी प्रकार का ग्राफ वहाँ भी बनेगा। देखने में ग्राफ एक ही जैसा नज़र आएगा, लेकिन उसके अर्थ बिल्कुल अलग होंगे। ये जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम, इसके अंदर में x फिक्स कर दिया, किसी एक जगह पर हमने फिक्स कर दिया, और यहाँ पे टाइम है, ये टाइम है, ये सेकेंड्स में नापा जा रहा है। ये यहाँ पे जो है ये मीटर्स में या मिलीमीटर्स में या एंगस्ट्रॉम्स में नापा जा रहा था। यहाँ पर ये टाइम है, सेकेंड में, मिली सेकेंड में, माइक्रो सेकेंड में, फेम्टोमीटर में, ये टाइम की यूनिट है। और यहाँ पर ये ई है। ये जो रिपीटेशन है ये टाइम पीरियड है, ये जो रिपीटेशन है ये टाइम पीरियड है। इतनी देर के बाद रिपीट करता है, एक ही एक्स पर, उसी जगह पर इतनी देर के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड रिपीट करता है, तो वो टाइम पीरियड है। और फ्रीक्वेंसी का अर्थ है 1/टाइम पीरियड, और ओमेगा का अर्थ है 2π न्यू, अर्थात 2π/टाइम पीरियड। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स इस इक्वेशन के हैं। लेकिन याद रखिए, यही इक्वेशन हमारी जो ट्यूबलाइट से लाइट आ रही है या मेरी मोमबत्ती से जो लाइट आ रही है, उसके लिए इक्वेशन जो लिखेंगे, तो यही इक्वेशन काम नहीं चलने वाला है इससे, वो इक्वेशन थोड़ा अलग होगा। इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो इसमें एक ही k है, एक सिंगल वैल्यू है k का, यानी एक सिंगल वैल्यू है वेवलेंथ का, लैम्डा का। तो हम लोग इसको मोनोक्रोमेटिक इसीलिए कहते हैं, ये मोनोक्रोमेटिक वेव है, ये मोनोक्रोमेटिक वेव है। लेकिन हमारी जो वेव होती हैं साधारणतः वो मोनोक्रोमेटिक नहीं होती हैं। हमारी वेव्स -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक फैली नहीं होती है। इस इक्वेशन से अगर आप वेव बनाएं तो वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक x बराबर कुछ भी रख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कुछ निकाल करके आ जाएगा। लेकिन हम जो सामान्यतः वेव्स की चर्चा करते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है। वो एक खास दूरी के अंदर में ही वेव रहती है, उसके उधर वेव नहीं है, उसके उधर वेव नहीं है, इतनी दूरी के अंदर में वेव है। तो ऐसा जो वेव होती हैं, एक्चुअल वेव्स कुछ इस प्रकार से, मान लो यहाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है, और फिर वेव शुरू हुई, थोड़ी दूर तक रही, और फिर कम होती गई, और फिर ख़त्म हो गई। ऐसा अगर y वर्सेस x है, अब हम y लिख रहे हैं, अब हम जनरल वेव की तरफ आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से हट करके। ऐसा अगर कोई वेव है तो इसका अर्थ है कि इसमें एक सिंगल लैम्डा नहीं है, या एक सिंगल फ्रीक्वेंसी इसमें नहीं है। ये कई सारे वेवलेंथ्स मिल करके और तब इसका निर्माण हुआ है। इसके अंदर में बहुत सारे वेवलेंथ्स घुसे हुए, एक एक वेवलेंथ के लिए एक एक साइनोसाइडल वेव है, इस प्रकार का वेव है, इस प्रकार का वेव है। इसको साइनोसाइडल वेव भी कहते हैं। जिसमें जस्ट एक लैम्डा है, एक फ्रीक्वेंसी है, और वो बिल्कुल यहाँ से वहाँ तक समान एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करता है। तो इसमें एक सिंगल मोनोक्रोमेटिक या साइनोसाइडल वेव नहीं हो करके बहुत सारे इस तरह के अलग अलग वेवलेंथ्स वाले वेव्स का ये सुपरपोजिशन है। उसको आप प्रॉपर एम्पलीट्यूड के साथ मिक्स करेंगे तो फिर इस प्रकार का वेव का निर्माण हो सकता है। तो उसको हम लोग कहते हैं वेव पैकेट। और अमूमन हम जब भी किसी वेव को, रियल वेव को जब हम बात करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो वो ऐसा ही होता है। वो थोड़े ही -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जाता है। तो ये सब वेव्स के बारे में है।
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर में आपने क्या पाया, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी की बात जब करें तो कभी कभी ये फोटॉन्स के रूप में भी प्रकट हो जाते हैं, और जब फोटोन के रूप में प्रकट होते हैं तो आप जानते हैं कि इसका जो मोमेंटम है उस फोटोन का, वो मोमेंटम और वेवलेंथ में ये रिश्ता है। और अगर आप इसको 2 पाई से ऊपर नीचे गुना कर दें, h/2 पाई यहाँ लिख दें और यहाँ 2 पाई बाई लैम्डा लिख दें, ऐसा भी करते हैं लोग, तो इस h/2 पाई के लिए एक अलग संकेत हम लिखेंगे h लिख करके, और इसकी जो लंबी डंडी है उस पर एक क्रॉस लगाएंगे ऐसा। ये पूरे कोर्स के अंदर में हमें इसकी बार बार ज़रूरत पड़ने वाली है, बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए हम हर बार h/2 पाई नहीं लिख करके h/2 पाई के लिए ऐसा अलग सिंबल इस्तेमाल करते हैं। और बोलने में मैं इसको h क्रॉस ऐसा बोलूँगा, h क्रॉस ऐसा बोलूँगा, और 2 पाई बाई लैम्डा अर्थात k, तो p बराबर h क्रॉस k, ये एक रिश्ता इसके साथ में होता है। इसी प्रकार से जो फोटोन के रूप में अगर ये आई है, फोटोन के रूप में अगर इसका प्रकटीकरण हो रहा है, तो उस फोटोन की, हर एक फोटोन की अपनी एक एनर्जी है, और उस एनर्जी को हम लोग लिखते हैं E बराबर h टाइम्स न्यू, फ्रीक्वेंसी h टाइम्स न्यू, E बराबर h न्यू लिखते हैं। और इसको भी अगर आप h/2 पाई यहाँ कर दें और 2 पाई यहाँ कर दें, तो ये h/2 पाई के जगह हम h क्रॉस लिखेंगे और 2 पाई न्यू के जगह हम ओमेगा लिखेंगे, E बराबर h क्रॉस ओमेगा, ये रिश्ता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में या लाइट में एक और बहुत प्यारा रिश्ता है कि उसकी जो स्पीड होती है, वो स्पीड c, वो कांस्टेंट होती है। और इस वेव में वो स्पीड कहाँ से मिलने वाली है, इसी k से और इसी ओमेगा से मिलने वाली है। ये ओमेगा और ये k, इसी से आपको वो स्पीड मिलेगा, ओमेगा बाई k बराबर c, ओमेगा बाई k बराबर c। अगर आप h क्रॉस से ऊपर नीचे यहाँ गुना कर दें तो h क्रॉस ओमेगा बटा h क्रॉस k बराबर c, अर्थात E बाई P इज इक्वल टू C, E बराबर PC। ये केवल E इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए। इधर जो हमने ये सब बातें की है, ये सब किसी भी वेव के लिए सही है। ये सब बातें जो हमने यहाँ की हैं, जो बातें हमने यहाँ की हैं, वो किसी भी वेव के लिए सही है। हर वेव को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह कुछ और होगा। साउंड वेव है तो यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस होगा, तो प्रेशर डिफरेंस कितना हो रहा है नॉर्मल प्रेशर से, वो यहाँ लिखेंगे, उसका एक एम्पलीट्यूड बनेगा। फिर ऐसा ही होगा अगर x डायरेक्शन में साउंड चल रही है, तो फिर वहाँ पर भी वो इसी तरह से हम बात करेंगे, k डिफाइन करेंगे, ओमेगा डिफाइन करेंगे, ऐसे ही ग्राफ्स बनेंगे। साउंड जो बोलते हैं हम, वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक एक साथ तो होती नहीं है, वो भी चलती है। और जब चलती है तो किसी क्षण पे देखो तो इतनी दूर में रहेगी, इतनी दूर में रहेगी, इतनी दूर में रहेगी, तो उसका भी प्रेजेंटेशन कुछ ऐसा ही होगा। उसको भी वेव पैकेट ही कहेंगे। उसके अंदर में भी बहुत सारे लैम्डा शामिल होंगे, बहुत सारे के उसके अंदर में शामिल होंगे। तो ये सब किसी भी जनरल वेव्स के लिए है, लेकिन EM वेव के लिए विशेष करके ये रिश्ते हैं, और E बराबर PC ये रिश्ता है। अब आइए कि जब हम कहते हैं कि हमारा मटेरियल पार्टिकल, यानी जिसमें मैटर है, EM रेडिएशन में तो मैटर नहीं था, इसमें मैटर है, मास है, द्रव्यमान है इसके अंदर में, ये मटेरियल पार्टिकल है। जैसे इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है या अल्फा पार्टिकल है, ऐसे पार्टिकल्स है, ये मटेरियल पार्टिकल्स है। लेकिन वो भी डुअल नेचर शो करते हैं, उनका भी वेव्स नेचर है, वो भी इंटरफेरेंस करते हैं, वो भी डिफ्रैक्शन करते हैं, उनकी भी उसी तरह से स्कैटरिंग होती है, उसी तरह से उनमें भी सुपरपोजिशन होता है वेव्स में। पहला सवाल कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो समय के साथ बदल रही है, जो x के साथ बदल रही है, स्थान के साथ बदल रही है, क्या चीज़ है, किसका वैल्यू लिख रहे हैं हम,
ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और पिछली बार हमने आपको बताया था कि इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए बहुत सारा उठापटक हुई और अंत में लोगों ने कहा छोड़ो इस प्रश्न को, वेव तो है, जो कुछ भी है वेव तो है, तो इस प्रश्न को भूल जाओ कि ये है क्या चीज़, इसको बाद में देखते रहना, लेकिन हाँ उसका एक वेव डिस्क्रिप्शन मटेरियल पार्टिकल का लिखना शुरू कर दो। और श्रोडिंगर ने 1925 वगैरह में और ये पूरा डेवलप किया मटेरियल पार्टिकल को वेव के रूप में लिखें तो फिर कैसा उसका इक्वेशंस होना चाहिए, क्या उसके परिणाम होना चाहिए, और वहीं से सारा कुछ आगे बढ़ा जिसको हम लोग श्रोडिंगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। और हम इस कोर्स में वही करने वाले हैं ज़्यादातर, तो उसकी थोड़ी सी अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो जिस साइनोसाइडल वेव की हमने चर्चा की थी वो हमारी एक्चुअल वेव्स उससे काफ़ी अलग होती हैं। वो वेव पैकेट्स होते हैं, वो थोड़ी दूर में कन्फाइंड होते हैं और इसलिए बहुत तरह के वेव्स उसमें मिक्सअप होते हैं। तो सबसे पहले तो वेव का डिस्क्रिप्शन एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बजाय हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन से देना पसंद करते हैं, देने की कोशिश करते हैं, जिसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे उसके फंक्शनल फॉर्म्स होते हैं उस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करते हैं, उनका फिर सबका सुपरपोजिशन होता है। तो वो अलग अलग दिखने वाले वेव्स एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन से गवर्न होते हैं। तो हम थोड़ी सी पहले उसकी चर्चा कर लें। तो जैसे मान लें हम एक सामान्य वेव है हमारी, हम लिखते हैं y बराबर a cos, और cos की भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी फंक्शन, किसी भी तरह का फंक्शन आप ले सकते हैं। तो f भी लिख सकते हैं उसको, मान लीजिए f x माइनस वी टी या k x माइनस ओमेगा टी, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये जो है ये एक x डायरेक्शन में चलने वाली वेव है, x डायरेक्शन में ये चलने वाली वेव है। उस वेव की वेलोसिटी ये v है, वेव इन x डायरेक्शन गोइंग विथ स्पीड v। और ये v फिक्स है, समय बदलने के साथ, स्थान बदलने के साथ ये v नहीं बदलता, ये फिक्स है। तो अगर आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें x की अपेक्षा तो क्या हो, आप देखें हम इस फंक्शनल फॉर्म से छुट्टी पाना चाहते हैं और एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सेट करना चाहते हैं। तो आप देखिए dy dx अगर हम करें तो dy dx होगा a, और इसको पूरे को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ लिखेंगे df बाई dx ऐसा लिखेंगे, इसको x की अपेक्षा डिफरेंशिएट करेंगे और फिर इसको आप x माइनस वी टी की अपेक्षा डिफरेंशिएट करें, क्योंकि ये इसका फंक्शन है, ये इसका फंक्शन है। ये जैसे अगर मान लीजिए ये cos x माइनस वी टी है तो पहला डिफरेंशिएशन होगा उसका माइनस साइन x माइनस वी टी, तो x माइनस वी टी की अपेक्षा डिफरेंशिएशन होगा और फिर इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे x की अपेक्षा d ऑफ x माइनस वी टी बाई डी एक्स, ऐसा। तो t फिक्स है इस बार t फिक्स है, इसको आप ऐसा वाला डेल्टा लिख लीजिए। ऐसा वाला डेल्टा लिखने का मतलब है हम x में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन है हमारा कि t फिक्स है, t कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो ये बनेगा a और इस पूरे को हम f प्राइम ऐसा लिख देते हैं, f प्राइम, और ये फिर 1 है, dx 1 है, ये तो कांस्टेंट ही है। तो ऐसा एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए, डेल्टा y डेल्टा x, ऐसा डेल्टा 2y डेल्टा x स्क्वायर, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या बनेगा a, फिर इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन किसकी अपेक्षा होगा, फिर वही x माइनस वी टी की अपेक्षा होगा, और इसलिए फिर आपको यहाँ पे x माइनस वी टी को भी x की अपेक्षा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और आप इसको कह सकते हैं a f डबल प्राइम। अब आप आए इसको t में डिफरेंशिएट करें, डेल्टा y डेल्टा t करें। तो डेल्टा y डेल्टा t अगर करेंगे तो क्या होगा, टाइम में डिफरेंशिएट करना है तो पहले तो x माइनस वी टी से ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा a f प्राइम
और अब इस x माइनस वी टी को आप t की अपेक्षा डिफरेंशिएट करेंगे, जबकि x फिक्स है। इसको भी आप डेल्टा कर सकते हैं, ये तो ठीक है अपनी जगह पे, इसको भी आप डेल्टा कर सकते हैं। तो अब क्या बना, अब ये बना a f प्राइम, t से डिफरेंशिएट करेंगे, x कांस्टेंट है तो माइनस v निकल करके आएगा, माइनस v ऐसा। और हम कहीं इसके साथ मैचिंग कराना चाह रहे हैं तो एक बार और डिफरेंशिएट कर लीजिए, डेल्टा 2y डेल्टा टी स्क्वायर यानी a f डबल प्राइम और फिर से एक बार और माइनस v ऐसे, क्योंकि जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले आप x माइनस वी टी की अपेक्षा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा, फिर x माइनस वी टी को t की अपेक्षा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा, और एक ये तो पहले से है ही, तो ये ऐसा, तो यानी v स्क्वायर, v का स्क्वायर और तब a और तब f डबल प्राइम। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को देखें, ये बराबर था a f डबल प्राइम, ये a f डबल प्राइम है यहाँ पे, तो अर्थात डेल्टा 2y डेल्टा टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है v स्क्वायर और इनटू डेल्टा 2y डेल्टा x स्क्वायर, ये बन गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, डेल्टा 2y डेल्टा x स्क्वायर बराबर 1/v स्क्वायर और डेल्टा 2y डेल्टा टी स्क्वायर। तो अमूमन हम लोग इसको कहते हैं ये वेव इक्वेशन है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये f आर्बिट्ररी है, इसमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत स्कोप है इसमें, ये कॉस के लिए भी है, साइन के लिए भी है, हर चीज़ के लिए। कोई भी अलजेब्राइक फंक्शन यहाँ पर आप लें, e टू दी पावर लें, कुछ भी लें, कैसा भी फंक्शन लें, ये इक्वेशन हमें सबके लिए सही है। तो किसी भी तरह के वेव्स को सुपरपोज करना हो और कुछ करना हो तो हम लोग यहाँ से शुरू करना पसंद करते हैं, लेकिन इसमें हम लोगों ने एक चीज़ मान के चला है, ये v कांस्टेंट है, ये सारे डिफरेंशिएशंस में हमने v कांस्टेंट रखा हुआ है। जब मटेरियल पार्टिकल के वेव की बात करेंगे तो ये v कैसे आएगा, जो वेव की वेलोसिटी है, जो पार्टिकल की वेलोसिटी हम सोचते हैं, क्या कोई रिश्ता है उसमें, क्या है नहीं है। तो श्रोडिंगर ने जो डेवलप किया है उसके अंदर में हम लोग उन्होंने जिसके लिए जो वेव बनाया, सबसे पहला हम लोग एक कोशिश करेंगे कि हम एक पार्टिकल, फ्री पार्टिकल जिस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई बाहर से इंटरैक्शन नहीं हो रहा, उसके लिए क्या इक्वेशन हम लिख सकते हैं फ्री पार्टिकल। और ध्यान रखिएगा, हमारा पार्टिकल है तो उसकी एनर्जी है, हमारा पार्टिकल है तो उसका लीनियर मोमेंटम है, और वो पार्टिकल्स के साथ वेव भी है तो उसका एक अलग k है, उसका एक अलग ओमेगा है। ये वेव पैरामीटर्स हैं, ये पार्टिकल पैरामीटर्स हैं। तो इनमें कैसा रिश्ता है और उसके आधार के ऊपर अपना डिफरेंशियल इक्वेशन डेवलप होना चाहिए। तो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम इक्वेशन साफ साफ लिखें। हम लिखते हैं वेव क्वांटिटी को हम लिखेंगे ऐसा साई, इसको साई बोलते हैं और ऐसा लिखते हैं। इसका नाम जो है, इसका नाम इस तरह से लिखा जाता है PSI, ग्रीक लेटर है ये, और लेकिन बोलने में P नहीं बोला जाता, तो इसको साई बोलते हैं, कुछ ऐसा त्रिशूल जैसा। तो ये है वो क्वांटिटी जो स्पेस और टाइम के साथ बदलेगी, और इसको हम लोग मान के चलेंगे कि चलो कुछ A है और कुछ e पे पावर i के x माइनस ओमेगा t, ऐसा कुछ वेव का इक्वेशन है। अब ये आप फॉर्म पहचानते होंगे, ये e जो है ये वही e है जो आप लिखते हैं e टू दी पावर x और ऐसे करते हैं, वो e है नेचुरल लॉगरिथम के लिए जो इस्तेमाल करते हैं। ये जो i है, ये वाला i, ये है स्क्वायर रूट ऑफ -1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स i, स्क्वायर रूट ऑफ -1 वो यहाँ पर है। और ये पर्टिकुलर फॉर्म जो है e टू दी पावर i के x माइनस ओमेगा t, ये दरअसल कॉस और साइन का एक सम्मिलित रूप है,
क्योंकि e टू द पावर आई एक्स ये जो चीज़ होती है ये होती है cos x प्लस आई साइन एक्स। तो cos और sin उन दोनों का मिलकर के और ऐसा फंक्शन बनता है e टू द पावर आई एक्स, और यहाँ पे e टू द पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखा गया है। तो ये दरअसल cos के एक्स माइनस ओमेगा टी और sin के एक्स माइनस ओमेगा टी उसका इसी प्रकार का संयोजन है ये। तो हम लोग साधारणतः भी जब वेव्स करते हैं, रियल वेव्स भी जब करते हैं, रियल लाइफ वाली वेव्स, प्रेशर वेव, स्ट्रिंग पर वेव वगैरह, तब भी हम लोगों को जब लिखना होता है कुछ वेव वगैरह लिखना है, जैसे यहाँ है y बराबर a cos के एक्स माइनस ओमेगा टी हमें लिखना है, तो इसके साथ थोड़ा गणित करना कठिन होता है। तो हम इसको लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो हमको जो डिफरेंशिएशंस वगैरह करने हैं, गणित करना है, वो इसके साथ करते हैं और अंत में रियल पार्ट लेकर के हम यहाँ चले आते हैं, क्योंकि हमारी वेव रियल होती है। क्वांटम मैकेनिक्स में हम इसी तरीके का इक्वेशन यहाँ लिख तो रहे हैं, लेकिन इसका कोई रियल पार्ट नहीं लेना है। यही एक्चुअल इक्वेशंस है और इसी से सारी चीज़ें आगे बढ़नी है, इसी को डिफरेंशिएट करना है। तो इस पार्टिकल के लिए, जिसको हमने फ्री पार्टिकल बोला था, फ्री पार्टिकल यानी जिसका कोई इंटरेक्शन नहीं है, जिस पे कोई दूसरी तरफ से और चीज़ें नहीं है जो उस पर कुछ फोर्स वोर्स लगाएं, तो फ्री पार्टिकल या आइसोलेटेड पार्टिकल, नो इंटरैक्शन। तब वैसी हालत में जो उसकी एनर्जी है पार्टिकल के रूप में जब है, उस समय उसकी जो एनर्जी है और उसका जो लीनियर मोमेंटम है, उनके साथ में क्या संबंध होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेंगे, और वो भी लो वेलोसिटीज़, जो श्रोडिंगर इक्वेशंस के आधार पे वेव मैकेनिक्स हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स चल रही है, और इसलिए इस एनर्जी के स्थान पे हम इसकी काइनेटिक एनर्जी लेंगे, और वो काइनेटिक एनर्जी हम लिखेंगे हाफ mv²। या क्वांटम मैकेनिक्स में वेलोसिटीज़ की बात होती नहीं है, लेकिन अभी तो क्वांटम मैकेनिक्स बिल्टअप हो रहा है, इसलिए हम कभी कभी ये कर सकते हैं। तो ऐसा एनर्जी के लिए लिखेंगे, और इसको आप लिख सकते हैं p²/2m। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अंत में ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, E बराबर p²/2m। ये क्लासिकल फिजिक्स का इक्वेशन है, न्यूटन्स लॉ से जो हम सामान्य पार्टिकल्स के लिए लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी है, लीनियर मोमेंटम और मास इनटू वेलोसिटी, वहाँ का ये इक्वेशन है। लेकिन यही इक्वेशन हम इस्तेमाल करेंगे अभी श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन डेवलप करने के लिए। तो ये है, साथ में जो k और ओमेगा है, क्योंकि वेव में जब जाएंगे तो k ओमेगा आने वाले हैं, उन k ओमेगा के साथ में इस एनर्जी और इस मोमेंटम का वही रिलेशन हम लेके चलेंगे जो हमने वेव्स के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए लिया था, अर्थात E बराबर होगा h क्रॉस ओमेगा और P बराबर होगा h क्रॉस k। तो हमारी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब हम, जैसे हमने यहाँ पर किया था काम, डिफरेंशिएशन करके x की अपेक्षा t की अपेक्षा, और अंत में हमने ऐसा इक्वेशन पाया था जो कि इंडिपेंडेंट है बाकी सारी चीज़ों से, वो फंक्शनल फॉर्म कैसा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो वैसा ही कुछ काम हम यहाँ करेंगे। हम इसको x की अपेक्षा डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार, दो बार, जितनी ज़रूरत हो। टाइम की अपेक्षा डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार, दो बार, जितनी ज़रूरत हो। इन इक्वेशंस का उपयोग करेंगे और एक डिफरेंशियल इक्वेशन लाएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें कि साई के x की अपेक्षा डिफरेंशिएशंस होंगे, साई का टाइम की अपेक्षा डिफरेंशिएशंस होगा, एक बार, दो बार, जो भी, और उसके बाद जो इक्वेशन आएगा उसमें फिर इनका कोई रेफरेंस नहीं होगा। तो ये अपना अगला टास्क होगा, किस तरीके से हम लोग वो डिफरेंशियल इक्वेशन ला सकते हैं जिसको कि अंत में श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन ऐसा नाम दिया जाएगा।